नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत अध्याय संख्या 8 जो कि था विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हम शुरू कर चुके थे, जहां भाग संख्या 1 में हमने ये समझ बनाने की कोशिश की कि प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हालत कैसी थी। हमें आंसर मिल गया था कि हमारे पास में उच्च कोटि का ज्ञान प्राचीन समय से ही था। उसके बाद में हमने प्रवेश किया था मध्यकालीन भारत में, जहां हमने ये देखा कि जो हमारे मध्यकालीन भारत के समय की बात कर रहे हैं, यानी 11वीं से लेकर के हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो उस समय का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान था वो एक उन्नत अवस्था में था। ठीक, कई सारे लेखकों ने, चाहे वो लोकल हो चाहे आउटर हो, उन सब ने हमारे ज्ञान और विज्ञान की बहुत सारी प्रशंसाएं की थी। अल बरूनी का एग्जाम्पल हमने देख लिया था। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 3, जिसमें हम ये समझ बनाएंगे कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बाद में अगर हम बात करें आधुनिक भारत की, तो वहां पर विज्ञान और तकनीकी और कैसी थी, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे जो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, मनीषी थे, उनका इसमें क्या योगदान रहा है, उन सब पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में विज्ञान व तकनीकी और मनीषियों का योगदान। देखिए, अगर प्रस्तावना की हम बात करें तो सबसे जो बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा की, वो रहेगी नवीन यांत्रिकी। यंत्रों का उपयोग आजकल हम देख पा रहे हैं, कितने सारे गैजेट्स हमारे सामने आ गए हैं। तो ये क्या है? ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। आधुनिक काल में यांत्रिक विकास प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर ही हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इस जो हम कह रहे हैं टेक्निकल एज आया है, जो हमारे पास में गैजेट्स हैं आज, उनका बेस कहां से स्टार्ट हो रहा है? उनका बेस हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों पर भी चालू हो रहा है। अरे भाई, सीधा सीधा एग्जांपल समझो। आप देखो, अगर आज आप किसी चीज की सूर्य ग्रहण के लिए टेलीस्कोप वगैरह की बात कर रहे हो, दूरी नापने की बात कर रहे हो, प्रकाश वर्ष की बात कर रहे हो, तो आर्यभट्ट साहब को हम कैसे भूल सकते हैं? भाई, उनके आर्यभट्टी की हम बात करेंगे तो उस ग्रंथ को हम कैसे भूल सकते हैं? तो कुछ भी जो न्यू टेक्निक्स आ रही है, नवीन यांत्रिकी आ रही है, उसका मूल कहां से स्टार्ट होगा? प्राचीन भारतीय जो उपलब्धियां थी वैज्ञानिकों की, वहां से स्टार्ट होगा। आधुनिक भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास से नवीन अनुसंधानों के अनेक रास्ते खुले। जैसे हम अगर कंप्यूटर के विकास की बात करें, तो उसके विकास के बाद में जब कंप्यूटर बन गया, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा रहे थे, उनमें स्पीड आ गई, वो बड़ी फास्टली हो गई। डाटा एनालिटिक बहुत आसान हो गया। भाई, रिकॉर्ड रखना बहुत ही आसान हो गया। तुम्हें याद होगा, जब कई बार तुमने देखा होगा कि पहले के जमाने में स्टोरेज करना, किसी भी बात को, किसी भी चीज को स्टोरेज करना बहुत मुश्किल था, है ना, नामुमकिन बराबर था। बट आज आप ये देख पा रहे हो, किसी भी मोमेंट को हम हमारे मोबाइल फोन में कैचअप कर लेते हैं, आराम से हो गया कैप्चर। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इमेजेस सेव कर लेते हैं, कितना कितना डेटा हम देखते हैं, 1 GB 2 GB। हम अगर लैपटॉप की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, तो 1 TB 2 TB ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर के विकास के बाद में जो वैज्ञानिक अनुसंधान थे, उनमें तेजी आई और नई नई चीजें, जो नवीन यांत्रिकी है, उसका विकसित रूप हमें देखने को मिल रहा है। बच्चों देखिए, इसी क्रम में हम कुछ मनीषियों की बात करेंगे और ये देखेंगे कि उनका जो कालक्रम था, उसके दौरान क्या क्या योगदान रहा। तो देखिए, हम अगर मनीषियों के योगदान की बात करें, तो सबसे पहले हम जेसी बोस को ले लेते हैं, यानी जगदीश चंद्र बोस को। इनकी बात करें तो इनका टाइम एज रहेगा 1858 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक का। तो देखिए, 30 नवंबर 1858 में बंगाल के मेमनसिंह गांव में इनका जन्म होता है। 1885 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में भौतिकी के अध्यापक पद पर ये नियुक्त हो जाते हैं। उसके साथ देखिए, बॉस बहुशास्त्र ज्ञानी, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी, पुरातत्व के ज्ञाता थे। वे पहले वैज्ञानिक थे, हम बात करें तो वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो व सूक्ष्म तरंगों की, जो हम कहते हैं कि सूक्ष्म तरंगों की प्रकाश की पर भी उन्होंने कार्य किया था। और देखिए, रेडियोलॉजी की बात करेंगे ना आगे जाके हम, तो वहां पे हम इनके योगदान को भूला भुला नहीं सकेंगे। देखो, साथ ही साथ पूरे विश्व में अपने यंत्र कैस्कोग्राफ की बात करें तो उसके आविष्कारक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। अब ये ग्रंथ जो कैस्कोग्राफ है, वो करता क्या है? तो कैस्कोग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये पौधों की वृद्धि को नापने का काम करता है। गति के 1 मिलीमीटर उन्नति के 10 लाखवें हिस्से को भी ये दर्ज कर सकता है। तो तुम आइडिया लगा सकते हो कितना स्मॉल यूनिट है, मिलीमीटर, और उसके भी 10 लाखवें हिस्से को ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो जेसी बोस का जो कैस्कोग्राफ है, वो
पौधों की वृद्धि और गति इसको देखने के लिए एक सबसे मतलब हम कहें कि पूरे विश्व में एक अजूबे के रूप में विकसित हुआ यंत्र है। साथ ही साथ देखिए उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी संचार व्यवस्था है। बोस आधुनिक भारत के प्रथम वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। 1917 में अगर हम बात करें तो इन्हें नाइट की उपाधि मिली। 1920 में लंदन की रॉयल सोसाइटी का इन्हें फेलो भी बनाया गया। ये सारी उपलब्धियां जेसी बोस के साथ में रहेंगी। अब हम बात करेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन की। देखिए 1888 की बात हम करेंगे, यहां से इनके जन्म से स्टार्ट होंगे, 1970 पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो देखिए 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नामक जो ग्राम है वहां पर इनका जन्म होता है। पिता भौतिकी व गणित के प्रोफेसर है, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि पारिवारिक बैकग्राउंड यहीं से स्टार्ट हो जाएगा इनका। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर बन जाते हैं। लंदन यात्रा के दौरान जब वो समुद्र का नीला रंग देखते हैं तो उनमें क्यूरियोसिटी आ जाती है कि ये नीला रंग होता कैसे है समुद्र का। बस फिर क्या था, फिर वो लग गए इस चीज को खोजने में कि भाई ये पानी का जो रंग है वो नीला क्यों है। और इसी क्रम में तब उन्हें अंतर्ज्ञान की झलक प्राप्त हुई और यह पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण होता है और उन्होंने इस पर अनेक सारे अनुसंधान कर दिए। डॉक्टर रमन को वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ अगर 28 फरवरी 1928 को उनका अनुसंधान कार्य पूरा हुआ तो उन्हें उसे रमन प्रभाव का नाम दे दिया। रमन प्रभाव की खोज रमन के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्यों थी? क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि उनकी जो क्यूरियोसिटी जो कि जहाज पर यात्रा करते समय स्टार्ट हुई थी उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर उनको मिल गया था। बच्चों इसके साथ साथ देखिए अगर हम बात करें आगे तो देखिए रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हम क्या करते हैं, 28 फरवरी को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाते हैं। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान की सेवा करते करते 21 नवंबर का दिन आ गया, 1970 की हम बात कर रहे हैं और बेंगलोर में इनका निधन हो जाता है। रमन की अगर बात करेंगे तो यहां से केवल रमन प्रभाव तुम्हें ध्यान रखना है, इनको नोबेल कब मिला वो ध्यान रखना है और इन्हें जो पुरस्कार उपलब्धियां मिली वो, और एट लास्ट अगर वन लाइनर क्वेश्चंस की बात कर रहे हो तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तुम ध्यान रखोगे कि ये कब मनाया जा रहा है, 28 फरवरी को। क्लियर? चलिए अगले अगर मनीषी की हम बात करें तो वहां पर हम देख पाएंगे श्रीनिवास रामानुज को, जिनका टाइम पीरियड रहेगा 1887 से 1920 तक। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में अपना स्थान बना लिया था। बच्चों इनके जन्म की बात करें तो 22 दिसंबर 1887 को है। अच्छा एक चीज यहां से मैं पहले क्लियर कर दूं, बोर होने की जरूरत नहीं है। इन जो हम मनीषियों के बारे में आधुनिक काल को आधार बना के पढ़ रहे हैं तो अगर विगत प्रश्न पत्रों की बात करें तो यहां से सीधा सीधा प्रश्न बस ऐसे ही पूछा जाता है कि जैसे आपको वैज्ञानिक का नाम दिया गया और उसके जीवन पर संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त टिप्पणी या उनके बारे में बताइए। जैसा हमने प्रीवियस देखा, फर्स्ट पार्ट में देखा था कि बोधायन जी पर टिप्पणी लिखिए, तो वैसा ही कुछ प्रश्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस केवल इतना काम करना है, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनका स्पेशल चीज क्या थी, क्या खोज की, बस वही बात खत्म कर दो और कुछ पुरस्कार वगैरह मिला तो वो मेंशन कर दो। 3 लाइनर में आप खत्म करोगे। अगर मैं हम कह रहे हैं 2 या 3 नंबर में देखने को मिल रहा है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर अगर श्रीनिवास रामानुजन की बात कर रहे हैं तो गणितज्ञ थे, जन्म 1887 में हुआ है, कहाँ हुआ है वो सब चीजें कोई मायना हमारे लिए नहीं रखेंगी। अब देखिए इनकी गणित में अद्वितीय रुचि थी, कोई मतलब नहीं है, गणितज्ञ है तो गणित में रुचि होने वाली है ना। ये वो लाइंस हैं जो केवल हमें पढ़नी है बट हमें इन पे ज्यादा फोर्स नहीं डालना। यहां से हमारी जो काम की बात निकल करके आती है वो ये है कि इनके गणित के सवालों का एक रजिस्टर हुआ करता था, किंतु 12वीं उत्तीर्ण ये नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट्स थे उनमें ये पास नहीं हो पाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये अपने से जो अपने उम्र वाले थे, अपने से बड़े वाले बच्चे थे, उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और अगर इनकी डायरियों की बात करें जिनमें उनका अन्वेषण कार्य था,
आज भी ये उपलब्ध हैं और इन्हें हम रामानुजन की फ्रेंड नोटबुक कहते हैं। बच्चों, इनकी प्रतिभा को पहचान करके तत्कालीन जो कलेक्टर थे रामचंद्र राव, उन्होंने इन्हें 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध कर दिया था इनके लिए। अब इनका काम क्या था? बस अच्छे से गणित में शोध करना है। मद्रास में रहते हुए 1911 में इन्होंने अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था बर्नौली संख्या के कुछ गुण। उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में कलर की नौकरी मिल जाती है और फिर ये यहाँ से हम देखते हैं कि इनके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो इनको मोटिव करते हैं और फिर इनके द्वारा जो कार्य था वो लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें वहां भी पहचान मिल जाती है। अब इनका लंदन का सफर शुरू होने वाला है। लंदन में प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी के द्वारा लिखित एक पुस्तक थी, जिसका नाम था आर्डर्च ऑफ इन्फिनिटी। पुस्तक पर रामानुजन को ये पुस्तक मिलती है, तो हम ये देखते हैं कि ये हार्डी से पत्र व्यवहार शुरू कर देते हैं। कुछ जो गणित की संक्रियाएं थी वो उन्हें बताते हैं और फिर वो इन्हें वहां बुला लेते हैं। कहाँ? लंदन, हार्डी के पास में चले जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे हम देखते हैं उनके पास रहते हैं और फिर इतना ही नहीं कि जो इनके प्रोफेसर हार्डी थे ना, वो भी आजीवन रामानुज का प्रशंसक बन जाते हैं कि भाई इनके जैसा गणितज्ञ तो उन्होंने भी नहीं देखा था। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की। देखिए 1861 से टाइम पीरियड स्टार्ट करोगे, 1962 में खत्म करोगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात है कि इनको आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है। इंजीनियर थे, ठीक है। विश्वकर्मा साहब क्या है? देखो गॉडेस विश्वकर्मा की जब बात कर रहे हैं, गॉड विश्वकर्मा की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे थे? कंस्ट्रक्शन के आर्किटेक्चर थे। मतलब वो क्या कर रहे थे? केवल वो हम कह रहे हैं कि इंजीनियर टाइप है। तो वैसे ही अगर आधुनिक भारत का विश्वकर्मा की बात कर रहे हो तो वो विश्वेश्वरैया साहब की बात हम कर लेंगे। उनके समय में बहुत बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में वो एक तरीके से प्रसिद्ध हुए। देश की सेवा में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और आज भी हम ये देखते हैं कि उन्हें विश्व की, भारत की बात नहीं कर रहे, हम विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व की महान प्रतिभाओं में गिना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जन्म की बात करोगे तो 15 सितंबर 1861 मेंशन करोगे, कर्नाटका में मैदुनाहल्ली नामक स्थान पर। आर्थिक समस्याएं रहेंगी शुरू में इनके साथ में लाइफ में। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लेते हैं और अपनी योग्यताओं के बल पर इन्हें छात्रवृत्ति मिल जाती है और अंत में ये डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ देखिए असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में ये कार्य करते हैं और जो अंग्रेज इंजीनियर थे उनको अपना लोहा मनवा दिया था उन्होंने। पद पर रहते हुए सबसे बड़ी सफलता प्राकृतिक जल स्रोतों से घर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना और गंदे पानी की समुचित निकासी करना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये सारा का सारा मेंटेनेंस इन्होंने देखा था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल व्यवस्था में उनका योगदान रहा है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि 102 वर्ष की आयु में भी वह अपना काम स्वयं करते थे। उन्होंने कहा था जंग लग जाने से बेहतर है काम करते रहना। तो ऐसे व्यक्ति आप अंदाजा लगा सकते हो, अरे तुमसे भी 18-20 साल की उम्र में काम ना हो खुद का, ये 102 वर्ष की आयु में भी अपना काम करते थे। और इनकी जो स्टेटमेंट था वो ये था कि जंग लग जाने से बेहतर है काम करते रहना। 14 अप्रैल 1962 का दिन आ जाता है जब इनका निधन हो जाता है और उनका जो जन्मदिन है यानी 15 सितंबर की जब हमने बात करी थी, तो वो 15 सितंबर अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया साहब की बात हमने कर ली, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की। देखो अगर 1909 की बात कर रहे हैं, जन्म की बात करेंगे 1966 तक हम चलेंगे, तो देखिए ये महान परमाणु वैज्ञानिक के रूप में है और भारतीय नाभिकीय विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक। डॉक्टर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के फारसी परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऑब्वियसली मुंबई में होने वाली थी। कैम्ब्रिज से प्रथम श्रेणी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली और फिर वहीं से ये शोध कार्य प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। बच्चों इसके साथ साथ देखिए डॉक्टर भाभा प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के कहने पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज संस्थान बेंगलोर के भौतिकी के प्रोफेसर बन जाते हैं और उन्होंने जे.आर.डी. टाटा साहब थे उनको पत्र लिख करके बताया कि भारत में विश्व आणविक शक्ति की नींव बनाने हेतु एक नवीन संस्थान खोला जाए और यह संस्थान अपने देशी विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाएगा। कहने का मतलब ये उनको तैयार करेगा, कुछ हमारे स्पेलिस्ट यहाँ से बनेंगे और इसमें बाहरी स्रोतों पर हमें निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। जी जो हम टाटा साहब की बात करें तो उन्हें ये बात पसंद आ गई। 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ
हम बात करें फंडामेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं, यानी TIFR की बात करेंगे, वो स्थापित हो जाता है और इसके निदेशक हमारे भाभा साहब बन जाते हैं। भारत का प्रथम आणविक शोध केंद्र ट्राम्बे की स्थापना हो जाती है। भाभा के विशेष मार्गदर्शन में भारत का पहला आणविक रिएक्टर, जिसका कि नाम अप्सरा था, ये प्रश्न ध्यान रख लेना भाई, आणविक अप्सरा की बात करेंगे तो अप्सरा भारत का पहला आणविक रिएक्टर है जिसकी स्थापना भी हो जाती है। 1948 में ये परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं। देखो अगर एग्जाम्स की बात करें तो तुम्हें सीवी रमन पर विशेष फोकस रखना है, जेसी बोस पे विशेष फोकस रखना है, और एक होमी जहांगीर भाभा पर विशेष फोकस रखना है। इन तीनों को तुम्हें स्पेशली अच्छे से तैयार कर लेना है। टिप्पणात्मक प्रश्न यानी 4 नंबर के प्रश्न की बात करें तो इनमें से पूछ सकता है हमसे। चलिए, के बाद में देखिए, भारत सरकार ने 1966 में भाभा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 24 जनवरी 1966 को विमान हादसे में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हीं की याद में 1967 में ट्राम्बे संस्थान का नाम बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से कई सारे मनीषियों को देख लिए। इसी क्रम में अब हम डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनका योगदान की बात करेंगे तो किस क्षेत्र में? अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र की बात करोगे, भारत को इन्होंने एक अच्छी पहचान दिलाई थी इस मामले में। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म अहमदाबाद में होता है। जैन समृद्ध परिवार था। प्रारंभिक शिक्षा माता पिता की देख रेख में हो जाती है पूरी, क्योंकि परिवार कैसा था इनका? समृद्ध था ना। साथ ही साथ देखिए, सीवी रमन के जो मार्गदर्शन में इन्होंने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि 1947 में प्राप्त करके ये अहमदाबाद लौट आते हैं। 1947 में ही हम ये देखते हैं कि अहमदाबाद में ये भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना कर देते हैं और साथ ही साथ उसी समय एक यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसी समय क्या होने वाला था कि इन्होंने सैनिक संयंत्र एंटीबायोटिक की बात करें या पेनिसिलिन की बात करें, इसके निर्माण हेतु आयोग भी स्थापित कर दिया, जिससे कि भारत के जो करोड़ों रुपए थे वो बच गए। क्यों बच गए? ये सब चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही थी, ये काफी महंगा पड़ रहा था। अब ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर होने वाली थी। भारत में उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान सन 1969 की बात करें, उसमें इसरो की स्थापना करना था, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की हम बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना इनके योगदान से संभव हो पाई थी। और फिर 30 सितंबर 1971 का दिन आ गया जब इनकी मृत्यु हो गई और एक हमें अविस्मरणीय क्षति हुई। कहने का मतलब बच्चों, यहां से देखो, जब हमने होमी जहांगीर भाभा की बात करी या हमने सीवी रमन की बात करी, हम कह रहे हैं कि हमने जेसी बोस की बात करी, या फिर हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं हमारे इसरो के संस्थापक की, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हर वैज्ञानिक से केवल 4 ही लाइनें निकालनी है। क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले जन्म की बात, किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, उनके द्वारा किए गए स्पेशल वर्क कौन कौन से हैं और उनको कौन कौन से प्राइजेस या कुछ उपलब्धियां मिली हैं, वो सारी चीजें। बस ये 4 लाइनों में तुम खत्म करोगे इन सबको। क्लियर? चलिए, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए, डॉक्टर साराभाई के ने कई अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान भी स्थापित किए, जिनमें कि भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM अहमदाबाद विश्व स्तर पर प्रबंधन अध्ययन के लिए, मैनेजमेंट अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, इस प्रकार से अब एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर हमने जितने भी अभी तक वैज्ञानिक देखे, मनीषी देखे, अगर इन पे संभावित प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली, पाठगत प्रश्नों की हम बात करेंगे ना, तो तुम देखोगे कि यहां से जो पाठगत प्रश्न निकल करके आएंगे ना, वो कुछ इस प्रकार से आएंगे कि जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, नोबेल प्राइज कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, बस इतना ही कुछ इनसे पूछा जाएगा। चलो, अगला वैज्ञानिक आ रहे हैं हमारे सबसे फेवरेट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए, अगर APJ अब्दुल कलाम साहब की हम बात कर रहे हैं तो 1931 से तुम स्टार्ट होगे, 2015 तक जाओगे। अब इनको हम एक कह रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? देखिए, मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति, क्लियर हो गया उपनाम। पूरा नाम की बात करें तो डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। क्लियर? भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं। जन्म की बात कर रहे हो 15 अक्टूबर 1931, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। आरंभिक शिक्षा कहाँ होगी? रामेश्वरम में। क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रामनाथपुरम के स्वाज हाई स्कूल से ये 10वीं उत्तीर्ण करते हैं। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हम ये देखते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उपाधि ये प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद में यहां से अब चेंजेस स्टार्ट होते हैं, जैसे DRDO और इसरो में ये देखते हैं काम करते हैं। फिर इसके साथ साथ
भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी ये शामिल होते हैं। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान जैसे प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। और इनका जो सफल परीक्षण था वो अग्नि मिसाइल याद होगी तुम्हें, और पृथ्वी मिसाइल, क्योंकि इनके बारे में हमने इतना पढ़ा है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में कि हमें इनके जो लाइंस हैं वो इतनी इजीली याद हो जाती हैं। चलिए इसके बाद में देखिए आगे, अगर जुलाई 1992 की बात कर रहे हैं तो वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हो जाते हैं। और फिर आ जाता है 1998 का दिन, मतलब साल, जिसमें हम ये देखते हैं कि राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण होता है, जिसको कि इन्हीं की देखरेख में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाता है और भारत शामिल हो जाता है परमाणु शक्ति के संपन्न राष्ट्रों में। इंडिया 2020 की बात करें, विंग्स ऑफ फायर की बात करें, इंडिया माई ड्रीम की बात करें, ये सारी पॉपुलर पुस्तक हैं, बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में मोस्टली हमने देख लिया। इसके साथ साथ देखो, अगर 27 जुलाई 2015 की बात करें तो IIM शिलोंग में जब ये भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे स्टूडेंट्स को, इनकी तबीयत खराब हो जाती है और ये दुनिया को अलविदा कह देते हैं। बच्चों, भारतीय विद्यार्थी वर्ग एवं आयु वर्ग में डॉक्टर कलाम साहब बहुत लोकप्रिय थे, इसीलिए उनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 90 में पद्म विभूषण, 97 की तुम बात करो तो भारत सरकार का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सारे मनीषियों को देख लिया। अब हम कुछ पाठगत प्रश्नों को देखेंगे और तुम ये नोटिस करना, ये समझ बनाने की कोशिश करना कि यहां से कैसे हमारे जो संभावित प्रश्न है वो बनेंगे। तो देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? अरे जेसी बोस की हम बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि किसी भी मनीषी या विद्वान वैज्ञानिक को लेंगे और उनके द्वारा किए गए स्पेशल इनोवेशन की बात कर सकता है, तो पहला प्रश्न उसी के बेसिस पे तैयार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसने पहला बेतार का कोहरार बनाया? तो देखिए बेतार के तार कोहरार की बात करें तो वो हमने कहाँ पढ़ा, जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था कि भाई उन्होंने पहला बेतार का कोहरार बनाया था। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है, सीवी रमन का जन्म कब व कहाँ हुआ? सीवी रमन के जन्म की बात कर रहे हैं तो देखो पहली लाइन जन्म से स्टार्ट हो रही थी, मैंने कहा ना जन्म से आप याद करेंगे। तो 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर, नगर में उनका जन्म होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब व किस क्षेत्र में मिला? अरे भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, है ना। और 1930 की बात कर लेंगे तो दोनों चीजें यहां मेंशन कर दोगे। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है, इंग्लैंड की यात्रा करते समय किस बात ने सीवी रमन को सबसे अधिक आकृष्ट किया था? यहीं से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि समुद्र का जो पानी है उसका रंग कैसा दिख रहा है, नीला दिख रहा है। अब ये क्यों दिख रहा है, और वो लग गए थे इसी को खोजने में। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब व किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आगे ना स्पेशल डेट की बात, तो देखिए 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए। क्लियर। चलिए तो बच्चों यहां तक हमने बात कर ली। इसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, श्रीनिवास रामानुजन के ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? ये गणितज्ञ थे, गणित के क्षेत्र में। हार्डी वाली बात तुम्हें याद आ गई होगी, सारा कुछ इनके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, श्रीनिवास रामानुज 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण क्यों हुए? अरे भाई केवल वो सारा दिन गणित को ही प्रैक्टिस में रहते रहते थे, अदर सब्जेक्ट को वो प्रिपेयर नहीं करते थे। ऐसा ही तुम्हें भी ऐसा नहीं करना है ना, सब सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, वैसे ही ये करते थे तो प्रिपेयर नहीं कर पाए और इस वजह से ही वो क्या रह गए, अनुत्तीर्ण हो गए। क्लियर। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनिवास रामानुजन को पढ़ाई में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? भाई आर्थिक स्थिति कमजोर थी, पहली चीज ये थी। गणित के अलावा उन्हें और कोई विषय पसंद नहीं आती थी। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि 11वीं कक्षा में वो अनुत्तीर्ण हो गए थे, तो ये सारी समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ी थी। क्लियर। चलो हमारा अगला प्रश्न है, रामानुजन का प्रथम शोध पत्र कौन सा था? बर्नौली की संख्या, बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण, वो वाला जो शोध पत्र उन्होंने निकाला था वो इनका पहला शोध पत्र था।
क्लियर हो गया। चलिए, प्रोफेसर श्री एच हार्डी ने कौन सी पुस्तक लिखी? उन्होंने लिखी थी ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी। ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी किसकी पुस्तक है भाई? श्री एच हार्डी की। और फिर लास्ट में हम ये देखते हैं कि इन्हीं के पास जाकर के जो रामानुजनाचार्य जी थे वो जाकर के अध्ययन करते हैं, इनके साथ वर्क करते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद में अगला प्रश्न है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को शोध कार्य किस क्षेत्र का था या उन्हें किस शोध कार्य के लिए जाना गया? नाभिकीय विज्ञान की बात करें तो उसके जनक माने जाते हैं ये, और उसी क्षेत्र में इन्होंने अतुलनीय योगदान दिया था। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, भाभा ने कौन सी संस्था की स्थापना की? भाई यहाँ पर हम बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात करेंगे। जी टाटा साहब की बात याद आ गई होगी, जब उनको राइट किया गया था तब ये वाला इंस्टीट्यूट हमारा ओपन हो गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कैसे भारत के करोड़ों रुपए बचाए थे? जब हम सैनिक संयंत्र की बात करें, एंटीबायोटिकल की बात करें या पेनिसिलिन की बात करें, तो इसका सबका निर्माण स्टार्ट हो गया था इंडिया के अंदर ही, और ऐसे ही डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के करोड़ों रुपए बचा लिए थे। डॉक्टर भाभा ने सीवी रमन के निर्देशन में कौन सा अध्ययन किया? इन्होंने, हम देखते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में कई सारे नवीन अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे। देखो यहां से प्रश्नों की अगर तुम बात करो तो कुछ ऐसा स्पेशल चीज किससे रिलेट कर रहे हैं? सीवी रमन साहब से। तो मैंने पहले भी तुम्हें क्लियर कर दिया, अगर राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन की हम बात कर रहे हैं तो हमें केवल और केवल जो डाटा इंफॉर्मेशन है उन्हें कलेक्ट करना होगा, उनके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से हम देखते हैं कि इंडिया 2020 के बारे में, विंग्स ऑफ फायर के बारे में भी पूछ सकता है, और ये कह सकते हैं कि मिसाइल मैन या इस जनता के राष्ट्रपति के नाम से जो प्रसिद्ध है वो कौन है? तो ऐसे प्रश्न यहाँ से देखने को ऑब्वियसली मिल सकते हैं। तो देखिए हमारे प्रश्न का आंसर होगा अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ये अब कलाम साहब का हमारा पूरा नाम है। क्लियर? चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्मदिन है वो किस रूप में मनाया जाता है? अरे भाई 15 अक्टूबर की तुम बात कर रहे हो तो तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, इस दिन क्या होता है? विद्यार्थी दिवस होता है। क्लियर? चलिए ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने 4 दशकों तक कहां पर कार्य किया? भाई देखो, डीआरडीओ की बात कर ली थी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की, या फिर हम देखें भारतीय अनुसंधान संगठन की बात करें तो वहां पर इन्होंने 4 दशकों तक, लगभग 4 दशक मतलब 40 सालों तक अप्रोक्स उन्होंने कार्य किया था। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। के बाद में देख लेते हैं हम हमारा अगला टॉपिक, भारतीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां। देखो वैज्ञानिकों को लेकर के, मनीषियों को लेकर के कई सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली थी कि भाई जो मनीषी, टॉप मनीषी थे, टॉप वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस फील्ड में काम किया, कहाँ जन्म हुआ है, क्या चीज उन्होंने इनोवेटिव की है, और हम ये देखते हैं उनको क्या क्या प्राइजेस मिले और उनकी याद में कौन कौन से दिन सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और डेटाज हमने कलेक्ट कर लिया था। अब हम ये समझ बनाएंगे कि भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसकी उपलब्धियां क्या है, यानी हमारा जो ये नॉलेज था इसका रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है। देखो प्रस्तावना क्या कह रही है कि ये सब हमारी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे शून्य के आविष्कार की बात करें, प्रकाश की गति की गणना की बात करें, पृथ्वी की आयु का सटीक आकलन की बात कर लें, सुश्रुत द्वारा विश्व में पहले हम देखते हैं कि सर्जन टाइप का जो कार्य किया गया वो बात करें, भारत की प्रौद्योगिकी एवं परमाणु विज्ञान की बात करें, इसके साथ साथ देखिए विमान का निर्माण व संचालन की बात कर लो, भारतीय वैज्ञानिक विद्वता की धाक की बात कर लो, भारतीय वैद्य व अंग्रेज की नाक। ये वाला फंडा बहुत शानदार है। इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज था उसका नाक कट जाता है किसी युद्ध में, वो भारतीय वैद्य के पास में आता है, वहां पे वैद्य कुछ उसका ऐसा ट्रीटमेंट करता है कि जल्दी से जल्दी उसका नाक रिकवर हो जाता है। फिर वो जब वो अपनी असेंबली में जाता है, अपने ग्रुप्स में जाता है, तो वहां पे वो कहता है कि भारतीय वैद्य ने मेरी नाक, कटी हुई नाक बचा दी। समझ गए बात? तो इस प्रकार से ये वाला जो फंडा था वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। भारत ने 250 वर्ष पहले ही रॉकेट बना लिया था, ये वाली जो चीज है वो हमारी उपलब्धियों में मानी जाती है। तो ये सारी की सारी हमारी भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां हैं। इनके बारे में टिप्पणी तुम लिख सकते हो, 2-2 लाइनें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की। जैसे शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में, और यहीं से गणना कार्य प्रारंभ हुआ, ये चीजें ध्यान रखना। भारत में प्रकाश की गति की गणना कितनी की गई? तो देखिए जब प्रकाश की गति की बात देखी थी हमने तो वहां पे डेटाज हमारे पास में निकल करके आए थे कि 2,04,000 मील प्रति सेकंड। ये वाला डेटा किसने बताया? भारत ने बताया, भारत के विद्वानों ने बताया था।
क्लियर। इसके बाद में अगला है, विश्व के प्रथम सर्जन कौन थे? सुश्रुत महोदय की हम बात करेंगे, है ना। तो उनके द्वारा हम देखते हैं पहली सर्जरी की गई थी, तो उन्हें फर्स्ट सर्जन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है, विमान शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? अरे यंत्र सर्वस्व की बात करो ना, जहां पे हम देखते हैं विमानों की रचना, विमानों के संचालन से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं, राजस्थान के परिदृश्य में विज्ञान व प्रौद्योगिकी कैसी रही। बच्चों, भारतीय परिदृश्य को देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक जो हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किए, वहां पे हम ये समझ पा रहे थे कि जैसा विकास किसी चीज का भारतीय परिदृश्य में हो रहा है, सेम उसी को फॉलो करता है हमारा राजस्थान, वैसा ही चेंजेस हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो प्राचीन सभ्यता काल में हम ये देखेंगे कि कालीबंगा व ताम्र पाषाण कालीन स्थल आहड़ से उच्च कोटि के प्रौद्योगिकी के अवशेष हमें देखने को मिल जाते हैं। कब की बात कर ली भाई? हड़प्पा सभ्यता की बात कर ली, सभ्यता कालीन हम बात कर रहे हैं। आहड़ को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था, हमें बिल्कुल पता है। उत्खनन में हम यहाँ से देखते हैं कि हमें आभूषण मिलते हैं, औजार, मृद भांड, बर्तन, घरों के अवशेष मिलते हैं जो तत्कालीन विकसित तकनीकी को दर्शाते हैं। बच्चों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्रह्मगुप्त की, जिनका प्रसिद्ध, जो कि प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे, उनका भी रिलेशन हम राजस्थान से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, वे राजस्थान के भीनमाल के निवासी थे, यानी कहाँ के थे भाई? जालोर की तुम बात कर रहे हो। उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खादक। देखो, ये दोनों की बातें हमने पहले कर ली थी, जब हम भारतीय परिदृश्य देख रहे थे, तो वहां पे हम दोनों के बारे में हमने समझा था। राजस्थान में निरंतर विशाल दुर्गों का निर्माण होते रहा है, मंदिरों का निर्माण हुआ है, महलों का निर्माण होता रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भौतिकी वस्तुएं, जैसे कि घरेलू वस्तुएं हों, युद्ध की सामग्री हो, सिक्के हों, औषधि हो, ये सारी की सारी डेवलप करने की जो टेक्निक्स है, वो एक अतुलनीय एग्जांपल्स हमारे सामने आ जाते हैं। राजस्थान के उदयपुर के पास जावर की खानों से रिटॉर्ड विधि से चांदी को उत्पादित किया जाता था, और आज भी ये विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। बच्चों, इसके साथ साथ देखते हैं हम तलवारें। वैसे तो राजस्थान में प्रत्येक क्षेत्र में बनाई जाती थी, परंतु सिरोही की तलवारें, तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं स्टेट ओपन में, जाहिर सी बात है स्टेट को किसी प्लेस को लेकर के बन सकते हैं। ताम्र नगरी को उठा सकता है सीधा सीधा, भाई कहाँ? भाई आहड़ बता दिए, क्लियर हो गया। तो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ से पूछ सकता है। तलवारें प्रसिद्ध सिरोही की होंगी, और राजस्थान में जो विशाल दुर्ग है वो ऊंचाई पर होते थे, वहां जल पहुंचाना, खेती करना, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? ये सारी चीजें ये दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं कि उस समय की जो हमारी टेक्निक्स थी, राजस्थान में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी था, वो उन्नत स्तर का था। आमेर के राजा सवाई जयसिंह स्वयं विद्वान व विद्वानों के संरक्षक भी थे। उन्होंने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। जिस मोहम्मद शाही के नाम से एक ग्रंथ का निर्माण भी उन्होंने करवा दिया। स्वयं जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ भी लिखा। भारत में ज्योतिषी के अध्ययन के लिए 5 वेधशाला बनाई गई थी, जिनमें जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन थी। तो हम ये सारी की सारी जो वेधशालाओं की बात करें, इन ग्रंथों की बात करें, जब भारतीय परिदृश्य हमने देखा था, तो वहां पे इन सबको हमने समझ लिया था। क्यों समझ लिया था? क्योंकि अब तक के सारे चैप्टर मैसेज कर रहे हैं कि भारत को ही फॉलो करता है राजस्थान। जैसी चेंजेस संस्कृति वाला चैप्टर में देखो, जैसे सांस्कृतिक विरासतें हमें भारतीय परिदृश्य में देखने को मिल रही थी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक समय में, वैसा का वैसा पोर्शन हमें राजस्थान में भी देखने को मिल रहा था। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए, जयपुर का जंतर मंतर 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ा है। वहां 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से शामिल कर लिया गया था। ये फैक्चुअल फैक्ट है, तो आप इसको एक बार अंडरलाइन रख लेंगे, थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें ऊंचाई को मापने, वायु के परीक्षण करने, और हम ये कह रहे हैं कि जो अक्षांशीय परीक्षण है उसके लिए जयप्रकाश यंत्र की बात कर लो, समय की जानकारी है तो सम्राट यंत्र की बात करो, है ना। तो एक सूर्य जो एक घड़ी की बात करी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं। कुल मिला के ये इसका एक डेवलपमेंट वर्णन है, तुमसे नहीं पूछा जाता बिल्कुल भी, ठीक है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया था, ठीक। चलिए, इसी प्रकार भारतवर्ष में विज्ञान प्रौद्योगिकी का इतिहास उन्नत अवस्था में रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक भी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की प्रशंसा करते हैं। वह इस क्षेत्र में जितना नवाचार व शोध कार्य हुए हैं,
उनका बैस हम देखेंगे। भारतीय प्राचीन ज्ञान और यहाँ के ग्रंथ हैं। आज चाहे शल्य चिकित्सा में कोई डेवलपमेंट देख लो, हम कहें कि औषध विज्ञान में कोई डेवलपमेंट देख लो, रसायन शास्त्र में देखो, भौतिकी में देखो, किसी भी फैक्ट में देखेंगे तो उसका बैस कहाँ से निकल करके आएगा? प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान से निकल करके आएगा। क्लियर हो गई? इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम बात कर रहे हैं किसी भी परिदृश्य में, चाहे भारत की बात करो चाहे राजस्थान की बात करो, तो वो उसका बेसिक कहाँ से निकलेगा? हम देखेंगे हमारे प्राचीन ज्ञान से निकलेगा। क्लियर? चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कुछ प्रश्नों पर। देखिए जैसे ताम्र नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, पहले डिस्कस कर लिया था, उपनाम जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आहड़ हमारा आंसर होना चाहिए। भीनमाल में किस विद्वान वैज्ञानिक का जन्म हुआ? अरे जब ब्रह्मगुप्त साहब की बात करी, दो ग्रंथों की बात करी, तो जालोर की बात करो, और जालोर में भी कहाँ चलोगे? जालोर में भी हम भीनमाल में चलेंगे, वहां पर इन विद्वान साहब का जन्म हो जाता है। देखिए ब्रह्मगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी? अरे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की बात करेंगे, साहित्य में आते हैं ना, क्लियर मेंशन कर देंगे। चलो अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र व राम यंत्र क्या है? भाई तीनों की बात करी। वायु परीक्षण करना है, ऊंचाई मापनी है, तो राम यंत्र का उपयोग करोगे। अक्षांशीय परीक्षण करना है तो जयप्रकाश यंत्र की बात करोगे। और समय की जानकारी लेनी है तो सम्राट यंत्र नामक एक सूर्य की घड़ी है, सूर्य घड़ी है, उसका तुम प्रयोग करोगे। क्लियर? चलिए इसके बाद में अगला है, किस वेधशाला को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? जंतर मंतर की बात कर रहे हो, 2010 को ले लो, 2010 में जंतर मंतर जयपुर को क्या कर दिया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। क्लियर हो गया इतना सब कुछ? चलो अब एक नजर डाल लेते हैं, हमारे चैप्टर को दी एंड करते हैं कि अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है। अगर आपने सीखा की बात करें तो सबसे पहले हमने ये जानकारी प्राप्त की कि प्राचीन भारतीयों ने विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति की है। भारत के महानतम विज्ञान मनीषी आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। चरक को आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत महोदय को कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ अथर्ववेद में पहली बार बीमारियों व औषधियों के बारे में हमें देखने को मिलता है। बच्चों साथ ही साथ हमने ये भी समझ बनाई कि प्राचीन भारत के प्रमुख वैज्ञानिक विद्वान मनीषी जैसे बोधायन साहब, आपस्तम्ब की बात करें आर्यभट्ट साहब, ब्रह्मगुप्त की बात कर लो भास्कर प्रथम, महावीराचार्य, लल्लाचार्य जी, कर्णाद, वराहमिहिर, नागार्जुन, सुश्रुत और चरक महोदय, ये सारे के सारे नाम हमारे प्राचीन भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के हैं। योग द्वारा हम ये देखते हैं कि बिना औषधि लिए ही शरीर और मन स्वस्थ रहता है। योग को शाब्दिक अर्थ की बात भी यहाँ कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न भी हमने देखा था कि उसका जोड़ना होता है, किसको किससे जोड़ना है? मन को आत्मा के साथ जोड़ना है। योग को लेकर के योग सूत्र की बात करोगे, वाणी की शुद्धि के लिए तुम महाभाष्य की बात करोगे, और शरीर की शुद्धि के लिए तुम मुनि श्रेष्ठ पतंजलि की बात करोगे। इन सब का बड़ा अतुलनीय योगदान माना जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद में हम ये देखेंगे कि भारतवर्ष में जहाज निर्माण तकनीकी उच्च कोटि की थी। बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होता था। अरे भाई मतलब कई हजारों टनों की हम देखते हैं नावें बन रही थी। श्रीनिवास अयंगर रामानुजम की बात करेंगे, गणितज्ञ महोदय थे, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। विश्वेश्वरैया साहब की बात करेंगे, जिनका जन्मदिन हम देखते हैं कि अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर से समझी। साथ ही साथ हमने कलाम साहब के बारे में बात करी, उनकी जीवनी को लेकर के, जैसे डीआरडीओ में रहे, इसरो में रहे, ये सारी चीजें, बैलिस्टिक मिसाइल वाली बात करूं या फिर हम देखते हैं कि परमाणु परीक्षणों की बात करें, ये सारी की सारी चीजें हमने इस चैप्टर में समझ ली थी। एट लास्ट हमने ये भी देखा था कि जयपुर का जो जंतर मंतर शोर वेधशाला है वो 2010 में यूनेस्को में शामिल हो जाती है। और फाइनली रिजल्ट में हम ये कह पा रहे थे कि भारतीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारा भारतवर्ष का ज्ञान और विज्ञान बहुत ही ज्यादा उन्नत था। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हमने हमारे इस चैप्टर से समझ लिए थे। बच्चों दो बातें बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना इस चैप्टर को लेकर के। यहाँ पर हमारे पास में डाटा काफी सारा रहेगा। कई सारे विद्वान मनीषी देखे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल को लेते हुए कई सारी पुस्तकें हमारे सामने आई हैं, कई सारे इनोवेशंस हमारे सामने आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमारे सामने आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हमारे सामने आई हैं। तो कुल मिला के तुम्हारा काम इस चैप्टर में बढ़ जाता है। तुम्हें अच्छे सारे के सारे आंकड़े याद करने होंगे, तभी तुम यहाँ से मार्क्स ले पाओगे इस चैप्टर से। क्लियर हो गया? तो बच्चों उम्मीद करता हूँ सारे पाठगत और जो हमारे संभावित प्रश्न थे उनको हमने टच किया, इस चैप्टर को लेकर के अच्छी खासी समझ हम बना चुके हैं। तो बच्चों मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।